बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा होम्योस्टेसिस। और मैं उम्मीद करूंगा अब मैंने अपनी पढ़ाने की स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा चेंज किया है। क्यों? कि कम टाइम में हम ज्यादा लर्न कर सके और इंपॉर्टेंट चीजों को जो है वो मैं हाईलाइट कर दिया करूंगा, साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया करूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज होम्योस्टेसिस। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट 2026 की न्यू बुक का जो है सिलेबस पढ़ाने जा रहा हूं। होम्योस्टेसिस से क्या मुराद है बेटा? वर्ड आपको बता रहा है होम्योस्टेसिस, एक जगह पर रुका हुआ, स्टेबलाइज। स्टैटिक का मतलब, ये स्टेसिस जो है ना, स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है? एक जगह पे थमा हुआ, रुका हुआ। होमो मतलब भी, होम्यो का मतलब भी जो है वो आपके पास क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर आप कहते हैं कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है? स्टेबल करता है। बेशक बाहर जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, बाहर जो है वो जितनी भी फ्लक्चुएशंस हैं, जितनी भी चेंजेस हैं, ठीक है, फ्रॉम द हार्मफुल फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बैरूनी माहौल कैसा है उस पर उसका कोई असर नहीं है। ये आपके पास क्या कहलाती है? एक प्रॉपर डेफिनेशन बनती है होम्योस्टेसिस की, ठीक है। या आप सिंपली इसको कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है बेटा। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। बाहर जैसा भी माहौल है, फॉर एग्जांपल बाहर सर्दी है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37। बाहर गर्मी है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37। हाँ, मैकेनिज्म के अंदर जो है वो फर्क आ जाएगा, वो इंशाल्लाह हम थर्मोरेगुलेशन के अंदर यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली अगर हम मैमल्स की बात करते हैं, आप अपनी और मेरी बात कर सकते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम इंसानों की बात करते हैं, तो क्या एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है? सेट करके रखता है। वो 3 मैकेनिज्म मेन है आपकी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर प्यारे बच्चों, दैट इज थर्मोरेगुलेशन। हम अपने टेम्परेचर को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो नैरो रेंज के अंदर 37 से 38 डिग्री तक जो है वो रखना है, इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देना। दिस इज कॉल्ड नैरो रेंज। इसी तरह से बेटा हम क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो का मतलब होता है साल्ट। जब हम साल्ट की बात करते हैं तो साथ वाटर यानी कि सोल्यूट की भी बात होती है, प्लस सॉल्वेंट की बात होती है, ठीक है बेटा। यानी कि बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर का जो लेवल है उसको क्या करके रखना है? नैरो रेंज के अंदर रखना है, ठीक है। आप बेशक 10 जग पानी के पी जाएं, आपकी बॉडी ने उतनी रखना है जितनी बॉडी को नीड है। बाकी यूरिन के जरिए, पसीने के जरिए बॉडी से क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है प्यारे बच्चों एक्सक्रीशन। तीसरा क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से क्या मुराद है? अगर हम क्या कोई ऐसा मटेरियल खाएं जिसके अंदर वेस्ट बने, नाइट्रोजनस वेस्ट, तो हमारी बॉडी उस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो होम्योस्टेसिस 3 तरीकों से हमारी बुक के अंदर जो मेंशन है वो किया जाता है। एक आपके पास है थर्मोरेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी में साल्ट और वाटर की लेवल को मेंटेन रखना। तीसरा प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ जाता है? एक्सक्रीशन, बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल आउट कर देना, जैसा कि हमारी बॉडी से यूरिया निकलता है। उसके बाद हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो है इसका मैकेनिज्म क्या है? इसके अंदर बेटा 3 मेन चीजें आती हैं, और वो 3 मेन चीजें क्या है? RCE, ठीक है, याद रखिएगा। R फॉर यहां पर रिसेप्टर्स हैं, C फॉर कंट्रोल सेंटर, और E फॉर आपके पास क्या आ जाते हैं? इफेक्टर्स आ जाते हैं। रिसेप्टर्स को याद करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ऑटको। ऑटको से क्या मुराद है? ये रिसेप्टर कोई ऑर्गन हो सकता है, ठीक है, ये कोई आपके पास टिश्यू हो सकता है, या ये आपके पास सेल हो सकता है, या O फॉर ऑर्गेनेली, O फॉर ऑर्गेनेली यानी कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर हो सकता है। रिसेप्टर्स करते क्या हैं? ये इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। बाहर से जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। दूसरे लफ्जों में मैं यहां पर आपको बताऊंगा, ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। स्टिमुलस क्या है?
स्टिमुलस होता है माहौल में तब्दीली, रिसेप्टर्स उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर उसको पहचानते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और एकदम से फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं, तो मैं उनको मारकर किसी एक बच्चे को मार तो फौरी तौर पर वो क्या करेगा, अपना जो है अपना डिफेंस, उस खुद को डिफेंड करेगा, उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या करेगा, काम करेगा। तो यहां पर मेरा बेटा उसके रिसेप्टर्स क्या थे, आंखों ने देखा कि मेरी तरफ कोई चीज आ रही है। इसी तरह से आप कानों से सुन रहे हैं, ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं ये रिसेप्टर्स की मदद से सुन रहे हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स चेंज इन एनवायरनमेंट, माहौल में तब्दीली को डिटेक्ट करते हैं और फिर वो मैसेज को किधर भेजते हैं, कंट्रोल सेंटर के पास। तो इसी वजह से मैंने बोला कोई ऑर्गन हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई सेल हो सकता है। आंखों में सेल होते हैं, रॉड एंड कोन सेल्स, ठीक है बेटा, वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो इंटेस्टाइन होती हैं उनके अंदर जो है वो ड्यूडेनम के अंदर टिश्यूज होते हैं बाकायदा तौर पर। उसके बाद आपके पास ऑर्गेनेली हो सकती है, जैसा कि क्लोरोप्लास्ट, वो देखती है, मतलब उसको देखने से मुराद उसको पता चलता है कि अभी सनलाइट आ रही है और वो वर्किंग स्टार्ट कर देती है। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, मैसेज किसको भेजते हैं, कंट्रोल सेंटर को भेजते हैं। अब बुक के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई है कंट्रोल सेंटर के अंदर वो मैं आपको बता देता हूं। एक आपके पास लिखा हुआ है ब्रेन, तो कंट्रोल सेंटर आपके पास क्या होता है बेटा, ब्रेन होता है। उसके बाद आपके पास SBSG, एस फॉर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर ग्लैंड्स वैसे इफेक्टर्स में आते हैं, हमारी बुक ने लिख दिया तो मैंने भी लिख दिया, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। वैसे ग्लैंड्स जो होते हैं वो इफेक्टर्स के अंदर आते हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने लिखा हुआ है तो उस हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूं बेटा। इसका रोल जरूर होता है, लेकिन मेनली आपके पास जो है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं, दो आपके पास हैं कंट्रोल सेंटर, वो उसको कंट्रोल करते हैं। हाँ, ग्लैंड्स को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जब सेक्रीशंस को सेक्रीट करते हैं तो सेक्रीशंस के हवाले से इसको कंट्रोल सेंटर बोला गया कि इन्होंने सेक्रीशंस को सेक्रीट करना है, तो उसमें कितनी मिकदार के अंदर करना है, तो उस हवाले से पर्टिकुलर टाइप पे आके इनको जो है ना वो इन्होंने जो है वो लिख दिया है। अब ये करता क्या है, कंट्रोल सेंटर आपके पास क्या करता है बेटा, ये कंट्रोल सेंटर आपके पास जो भी आप इधर से मैसेज आया है, कहां से मैसेज आया है, रिसेप्टर से मैसेज आया है, वो इसको प्रोसेस करेगा। क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसको किसके पास भेजेगा, इफेक्टर्स के पास भेजेगा। ये मैसेज किधर जाएगा, कहां से किधर से बेटा, पहले रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर और कंट्रोल सेंटर से किसके पास जाएगा, इफेक्टर्स के पास जाएगा। इफेक्टर आपके पास क्या हो सकते हैं, आपके पास हो सकते हैं मसल्स हो सकते हैं, प्लस क्या हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं। ये दोनों क्या शो करते हैं, ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये क्या करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे। मसल आपको पता है कैसे रिस्पॉन्स शो करते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और ग्लैंड क्या करेंगे, ये अपनी जो है ना वो सेक्रीशंस को सेक्रीट करेंगे, जैसा कि ये कोई हार्मोन वगैरह जो है वो क्या कर सकते हैं, सेक्रीट कर सकते हैं। समझ आ रही है आपके पास। तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके पास कहलाते हैं इफेक्टर्स। अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकएंड पे लेकर जाऊं मिसाल के साथ समझाने की, तो यहां पर हमारे पास है थर्मोरिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर्स हमारे स्किन के अंदर और हमारे जो हाइपोथैलेमस है वहां पर मौजूद होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, पहले बच्चों याद रखिएगा, थर्मोरिसेप्टर्स टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। बाहर टेम्परेचर कैसा है, उसके बाद आपके पास जो है वो बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, ये कौन से रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर, हीट को डिटेक्ट करने वाले। उसके बाद आपके पास आते हैं बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर जो होते हैं ये प्रेशर को मेजर करते हैं, किसको बेटा, प्रेशर को। जैसा कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो रिसेप्टर्स यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, बैरो रिसेप्टर। जो आपकी नालियों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद हैं वो कौन से हैं, बैरो रिसेप्टर्स आते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही बॉडी डिटेक्ट करती है टेम्परेचर वगैरह को, तो वो किधर भेजती है, कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर उसको प्रोसेस करता है और कहता है कि मैंने किस इफेक्टर से काम लेना है, ठीक है। तो वहीं पर मेरा बेटा वो इफेक्टर्स के पास मैसेज भेजता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल बाहर ठंड ज्यादा थी तो थर्मोरिसेप्टर्स ने बताया कि भाई टेम्परेचर बहुत डाउन है, बॉडी के अंदर क्या होगा, थर्मोजेनेसिस होगी। ये लफ्ज क्या है, थर्मोजेनेसिस, यानी कि हीट की प्रोडक्शन होगी, हीट बॉडी के अंदर बढ़ाई जाएगी। अब सर्दियां हैं बाहर तो बॉडी में हीट कैसे बढ़ेगी, एक होगा शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, कांप कांप के मसल्स कंटिन्यूसली क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे, ठीक है बेटा। याद रखिएगा ये मसल्स किसके अंदर हमने पढ़े थे, इफेक्टर्स के अंदर। समझ आ रही है। तो कंट्रोल सेंटर ने यानी कि ब्रेन ने मैसेज किसको दिया, मसल्स को, और मसल्स क्या करना शुरू हो गया, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू हो गया। जैसे हमारे ये दांत सर्दियों में बजना शुरू हो जाते हैं, इससे हीट प्रोड्यूस होती है,
दिस इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस, और वो हीट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग में क्या आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स बॉडी में सिक्रीट किए जाते हैं जो क्या करते हैं, हीट की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, किसको बढ़ा के, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के। इसी वजह से सर्दियों में आधा किलो पकोड़े खा जाओ कुछ भी नहीं होता, गर्मियों में पाइया नहीं खाए जाते, प्यास इतनी लग जाती है। वजह क्या है, सर्दियों में वो जो हम खाना खा रहे हैं उसको क्या किया जाता है, मेटाबोलाइज किया जाता है और उससे हीट ली जाती है। तो जो भी हम खाएंगे सर्दियों में, जितना मतलब हम चटपटी चीजें खा लें, हम घी वाली चीजें खा लें, में इतना इफेक्ट नहीं होता क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के जरिए उसकी क्या की जाती है, टूट फूट की जाती है, उससे क्या बनाई जाती है, हीट। यही वजह है कि हम नट्स खाते हैं किधर, सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर हम नहीं खाते, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म याद रखिएगा, दिमाग में बिठा लें, दिमाग में बिठा लें। फाउंडेशन ऑफ होम्योस्टेसिस, जैसे आपके घरों की फाउंडेशन होती हैं जिन्होंने एरे कहते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर क्या होती हैं, दीवारें खड़ी होती हैं जमीन के ऊपर, जो पहली दफा बड़ी सी दीवार बना के ऊपर हम छोटी दीवारें बनाते हैं उनको बोलते हैं फाउंडेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब ये होम्योस्टेसिस की बैकबोन है, फाउंडेशन है, ठीक है, उसके जनाब ये जड़ें हैं, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो ये यहां से आपका एक एमसीक्यू क्लियर हो जाता है कि इट इज द फाउंडेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि ये जो है आपके पास फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है, इसमें क्या है, आउटपुट, आउटपुट या प्रोडक्ट पूरे सिस्टम को खुद कंट्रोल करती है। मैं एग्जांपल देता हूं, आप किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, आपके पास टीचर का फीडबैक आता है। अगर टीचर क्लास में नहीं पढ़ा रहा, आप बता देंगे कि सर नहीं पढ़ाते, सर मोबाइल यूज करते हैं, तो आप अगले दिन जब देखते हैं तो वो चेंज आया पड़ा होता है, सर मोबाइल नहीं यूज कर रहे होते। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। या अगर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आपका फीडबैक गया बहुत अच्छा, तो सर को अप्रिसिएशन मिलती है कहां पर, स्टेज के ऊपर के सर जी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो हम आपको जो है ना वो एक शील्ड दे रहे हैं, ये बोनस दे रहे हैं, आपकी तनख्वाह में इजाफा कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जो आप ने दी, लिख के दी मेरा बेटा स्टेटमेंट, वो क्या था, आउटपुट था। आउटपुट क्या करती है, बजाते खुद क्या कर रही है, सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। तो ये बात याद रखनी है, क्या प्रोडक्ट या आउटपुट क्या करती है, कंट्रोल करती है बेटा, कंट्रोल करती है, कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है। क्या, बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के साथ क्या करना है, उसको बढ़ाना है, उसको कम करना है। तो ये क्या कहलाता है बेटा, फीडबैक कहलाता है। इसके अंदर आता है दो तरह का फीडबैक, एक आता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक आता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमारी बॉडी में याद रखिएगा, जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो लेस कॉमन है, जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो ज्यादातर पाया जाता है। तो ये यहां से आपने इंपॉर्टेंट जो बात है वो कंप्लीट कर लेनी है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है बेटा, मोर कॉमन है, और जो पॉजिटिव है वो क्या है, लेस कॉमन है। तो यहां से एक डिफरेंस आपका पहले क्रिएट हो गया और दूसरा यहां पे आपका ये एमसीक्यूज भी मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि है क्या जी पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बेटा अगर हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को पहले डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट या जो आउटपुट है वो किसी सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर रही है, बढ़ा नहीं रही, क्या कर रही है, कम कर रही है। तो मैं तो इसको समझाने के लिए बड़ा सोखा सा जो है वो मेथड यूज करता हूं कि एक चीज के बढ़ने से जब दूसरी कम होगी तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा। एक चीज के बढ़ने से जब दूसरी कम होगी तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ध्यान से सुनिएगा, बॉडी में इंसुलिन के बढ़ने से ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, कम। इंसुलिन बढ़ी, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम। ये कौन सा मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। समझ आ रही होगी आपको। इसके बाद मेरा बेटा आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर की एग्जांपल दी गई है बुक के अंदर, मैं उसके साथ इसको जो है ना वो करूंगा। ग्लूकोज का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रोडक्ट ने क्या करना है, सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस करना है। कैसे, बाहर हीट ज्यादा है, आजकल मेरा बेटा टेम्परेचर है 47 डिग्री सेंटीग्रेड, फील्स लाइक आपको इतना हो रहा है। तो इससे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि बाहर से हीट जब पड़ती है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब बॉडी का जो टेम्परेचर है ये रिसेप्टर्स जो है इसको डिटेक्ट करेंगे, और ये रिसेप्टर्स बेटा स्किन के अंदर भी हैं और एज वेल एज आपके पास किधर हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर भी। हाइपोथैलेमस के अंदर भी क्या है, ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। ये मैसेज किसको देते हैं, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर फिर हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस आप जानते हैं किसका हिस्सा है, ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस किसको मैसेज देता है, इफेक्टर्स को मैसेज देता है, ठीक है बेटा। इफेक्टर्स यहां पर क्या होंगे, स्वेट ग्लैंड्स होंगे। क्या होंगे बेटा,
स्वेट ग्लैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया। और स्वेट ग्लैंड्स उसी वक्त क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्वेट यानी कि पसीना प्रोड्यूस करेंगे, और पसीना जब हवा में उड़ेगा तो एवेपोरेशन होगी। एंड यू नो एवेपोरेशन, फॉर एग्जांपल एवेपोरेशन, यहां से जो पसीना आ रहा है, एवेपोरेशन काजेस कूलिंग। एवेपोरेशन क्या करती है, कूलिंग काज करती है। जब कूलिंग काज होती है तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हुआ। अब देखिएगा, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर डाउन हुआ, मैं यहां पर एक बात लिखूंगा, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर डाउन हुआ, ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट था ना, ये क्या करता है, बैकएंड पे जाके बेटा रिसेप्टर्स को कहता है कि बस अब और ज्यादा स्वेटिंग नहीं करवानी, इस सिस्टम को रोक देता है, इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहलाता है बेटा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये देख लें, ये आपके पास स्वेटिंग जो हुई है, इससे बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन। तो बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही डाउन हुआ, ये रिसेप्टर इसको डिटेक्ट करते हैं और फिर वो सिस्टम को क्या कर देते हैं, या तो कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। समझ आ रही है? तो ये आपके पास क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उसके बाद हमारे पास आता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहां पर मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। बेटा, हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो पैंक्रियास से एक हार्मोन निकलता है ग्लूकागॉन। आप पढ़ के आए, ग्लूकागॉन जैसे ही बढ़ता है ग्लूकोज का लेवल और बढ़ता है, और ग्लूकागॉन बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल और बढ़ेगा, ग्लूकागॉन और बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल और बढ़ेगा। तो ये एक एग्जांपल आपके पास है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। एक और एग्जांपल, जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ का दूध पीता है, समझ आ रही है, मदर फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग होती है। तो पहले पहले जो है ना वो मिल्क की प्रोडक्शन कम, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो जो है वो मदर फीडिंग करता जाता है, तो जो मदर के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा होती जाती है, क्योंकि जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे जैसे बेबी सकलिंग करता है, ठीक है, दूध पीता है, जितना ज्यादा दूध पीता है उतनी जो है वो प्रोडक्शन ज्यादा होती है मिल्क की। उसके बाद हमारे पास आता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो है स्पेशली फीमेल में जब बर्थ का प्रोसेस होता है, वो एग्जांपल हमारी बुक के अंदर दी गई है। तो मैं यहां पर पॉजिटिव को समझाने के लिए दोनों एरो ऊपर करूंगा कि एक चीज के बढ़ने से जब दूसरी चीज बढ़ती है तो ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि प्रोडक्ट खुद अपनी प्रोडक्शन को क्या करता है, बढ़वा रहा होता है। इसमें प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्शन को क्या करवाता है, कम करवाता है। इसमें प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास कि प्रोडक्ट और आउट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ सिस्टम, ये अपने सिस्टम की एक्टिविटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इसमें हमारे पास आता है बेटा कि माँ के पेट के अंदर बच्चा है तो स्ट्रेच इन फीटस, फीटस जो है वो स्ट्रेच जो है वो पैदा करता है, तो क्या वो बड़ा है, उसको पता है कि मतलब अब ये टाइम हो चुका है, टाइम मदर के जो उसके जेस्टेशन पीरियड था, प्रेगनेंसी जो थी वो एंड पे आ गया, बर्थ होनी है। तो यहाँ पर मेरा बेटा जो स्ट्रेच होती है वो कंट्रैक्शन आती है किसके अंदर बेटा, वॉल्स ऑफ यूट्रस, जो बच्चा दानी है उसकी दीवारों में स्ट्रेच जो है कंट्रैक्शन पैदा होती है, ठीक है। जब उसमें कंट्रैक्शन पैदा होती है तो वो डिटेक्ट करती हैं बेटा, वही बात, वो जो कंट्रैक्शन है उनको कौन डिटेक्ट करेगा, वॉल्स ऑफ यूट्रस। वॉल्स ऑफ यूट्रस इस स्ट्रेच को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, कि हलचल हुई है अंदर। जैसे ही बेटा ये रिसेप्टर्स, ये क्या है आपके पास, रिसेप्टर, इस हलचल को महसूस करते हैं, वो फौरी तौर पर मैसेज किसको देंगे, कंट्रोल सेंटर को देंगे। और कंट्रोल सेंटर क्या है आपके पास, हाइपोथैलेमस। क्या है बच्चों, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस उसी वक्त एक हार्मोन जो है वो बनाएगा, दैट इज कॉल्ड, आप उसे कह सकते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बेटा, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और इसको वो स्टोर किसके पास करता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ये ऑक्सीटोसिन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि इफेक्टर को हुक्म देता है कि अब तुम क्या करो, निकालो इसको, क्या करो, निकालो। तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि इफेक्टर को ऑर्डर देता है कि फौरी तौर पर ऑक्सीटोसिन निकालो। तो मदर के ब्लड के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या हो गया, ज्यादा होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा बेटा कि ऑक्सीटोसिन का लेवल मदर के ब्लड के अंदर क्या हो रहा है, ज्यादा, ठीक है। जब ये ब्लड के अंदर ज्यादा होता है तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती हैं। यूट्रस की वॉल्स और कॉन्ट्रैक्ट करती है और बेबी को पुश करने की कोशिश करती है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मोर कॉन्ट्रैक्शन, समझ आ रही है मेरा बेटा, ये मोर कंट्रैक्शन, और मेरा बेटा ये जब ये कंट्रैक्शन ज्यादा होंगी, कंट्रोल सेंटर को ज्यादा मैसेज जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद मेरा बेटा ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और कंट्रैक्शन ज्यादा होगी। इसको बोलते हैं लेबर पेन। क्या बोलते हैं, लेबर पेन। अच्छा, बाज औकात ये खुद भी इंड्यूस करवाई जाती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूं। एक फीमेल, उसको जब बच्चा पैदा होने लगता है वो डॉक्टर के पास जाती हैं, तो डॉक्टर उनको क्या लगाती, एक रिंगर की बोतल, आपने सुनी होगी, लो जी ड्रिप लग रही है, जो रिंगर की ड्रिप लग रही है, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली वो इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिन का,
तो लेबर पेन इंड्यूस करवाई जाती है। अब बॉडी नॉर्मली तौर पे ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो उससे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीटोसिन का लेवल बाहर से लगा के ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ाया जाता है, लेबर पेन इंड्यूस करवाई जाती है और उससे बेबी की बर्थ आसानी से हो जाती है। इंशाल्लाह इस टॉपिक में से जो जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है मेरा बेटा वो कौन कौन से हैं, इन तीनों में से आपके पास से डिफरेंस पूछा जा सकता है, और मेरा बेटा इन दोनों का डिफरेंस जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जहां जहां पर जो जो एमसीक्यू सब मैंने आपको बता दिया, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। सेकेंड ईयर की जो न्यू बुक है पीटीबी की, उसके फर्स्ट चैप्टर का आज हमारा सेकंड लेक्चर है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। वर्ड ऑस्मो रेगुलेशन से क्या मुराद है? लास्ट लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा था और वहां पर हमने ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन कर ली थी, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता देता हूं। ऑस्मो का मतलब बेसिकली यहां पर क्या होती है, सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। रेगुलेशन मतलब क्या है कि मेंटेन करना, इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर मेंटेन की जाती है सोल्यूट की कंसंट्रेशन। अब जब सोल्यूट की बात की जाती है तो बेटा वहां पर हमारे पास सॉल्यूशन यानी कि वहां पर सॉल्वेंट की भी बात होगी, और हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सॉल्वेंट ज्यादातर यूटिलाइज होता है वो कौन सा होता है, वाटर। तो दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर साल्ट्स यानी कि सोल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन को क्या करना, मेंटेन करना, क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। बाहर चाहे जैसा भी माहौल है, इंशाल्लाह हम आपको जो है वो डिस्कस करके मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि किस तरह से फ्रेश वाटर के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और किस तरह से मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, स्पेशली बॉडी फ्लूइड्स को, लफ्ज क्या यूज कर रहा हूं, बॉडी फ्लूइड्स को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है बेटा। इसको ना ज्यादा होने देना है ना कम होने देना है, लाइक बॉडी के अंदर ना साल्ट ज्यादा होने देने हैं ना कम, बॉडी के अंदर ना वाटर ज्यादा होने देना है ना कम। तो एक खास जो एक आप कह सकते हैं लेवल है उस पर मेंटेन करना क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन, डिस्पाइट के बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। बाहर के एनवायरनमेंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन क्यों की जाती है? ऑस्मो रेगुलेशन की जाती है फॉर द बॉम, क्या बेटा, बॉम, BOM। BOM क्या है जनाब? सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ BP, ब्लड प्रेशर, उसके बाद ओ से यहां पर क्या है, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गन्स, जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उनके लिए भी साल्ट का लेवल कम या ज्यादा जो है वो नुकसान दे सकता है, तो उनका प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है, ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑस्मो रेगुलेशन होना जरूरी है। और प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए भी क्या चाहिए होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि बॉडी के फ्लूइड्स को जो है वो मेंटेन करके रखा जाए। चले अब मैं आपको बताता हूं। आपने एक बात सुन रखी होगी कि एक बंदा जब उसका BP हाई होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर उसको डाईयूरेटिक्स देते हैं, या डॉक्टर कहते हैं कि किसी तरीके से इसको यूरिन आए। डाईयूरेटिक्स भी क्या करते हैं, यूरिन को पास आउट करवाना, ठीक है। तो बॉडी से जो फ्लूइड है जब वो निकलेगा तो BP क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो जब आपकी नालियों के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, तो फिर यूरिनेशन करवाई जाती है। लाइक यहाँ पर क्या होता है कि वाटर और साल्ट को निकाला जाता है, तो जिससे क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ BP, प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑर्गन। अगर आपकी बॉडी के अंदर साल्ट ज्यादा है या वाटर ज्यादा, तो आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकती। आपने सुन रखा होगा कि फलां बंदे के फेफड़ों में पानी, एसाइड्स हो गया है, पेट के अंदर पानी हो गया, एसाइड्स हो गया, तो वो बेसिकली टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठे होने की वजह से वाटर रिटेन हो जाता है और वो ऑर्गन्स को तबाह कर देता है। इसी तरह से जब साल्ट या वाटर ज्यादा होंगे तो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो सकता। तो ये तीन चीजें यानी कि बॉम, ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो बॉम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ, हम कह सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, हम ऑर्गेनिज्म को टू टाइप्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स और कुछ ऐसे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स जो होते हैं ये क्या रखते हैं, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से, बेटा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बैरूनी माहौल, इसके लिहाज से जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, उसको आइसोटोनिक रखते हैं, जैसा देश वैसा भेष,
ठीक है। आइसोटोनिक्स का मतलब है कि जो बाहर का माहौल है वही इनके बॉडी के अंदर का माहौल है। अगर बाहर साल्ट ज्यादा है तो इनकी बॉडी के अंदर भी साल्ट ज्यादा होंगे, बाहर वाटर ज्यादा तो इनकी बॉडी के अंदर भी वाटर ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि जैसा देश वैसा भेस, ये अपनी बॉडी का एक्टिवली जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस उसको रन नहीं करते। ठीक है बेटा, तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, ऑस्मो कन्फर्मर्स बोला जाता है। ऑस्मो कन्फर्मर्स में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है बेटा, जो समंदर के इनवर्टिब्रेट्स हैं, या फिर सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो भी ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। हैग फिश है आपके पास, शार्क है, उसके बाद रेज है, ये सारे क्या है, ऑस्मो कन्फर्मर है। ये एक्टिवली ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते, ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस नहीं करते, तो अपने बॉडी फ्लूइड्स को अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या करके रखते हैं, आइसोटोनिक करके रखते हैं, एक जैसा करके रखते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है ऑस्मो रेगुलेटर्स। नाम से ही जाहिर है, ऑस्मो का मतलब क्या है, सोल्यूट, ठीक है, एंड एज वेल एज बॉडी फ्लूइड्स। और उसके बाद आपके पास आता है रेगुलेटर्स, क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होती है, ऑस्मो रेगुलेशन होती है, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। ये प्रोसेस करते हैं एक्टिवली, ठीक है, बेशक इनको एटीपी भी लगानी पड़े, ये लगाएंगे, ठीक है। और ये मेंटेन करके रखते हैं, स्पेशली क्या चीज बेटा, मेंटेन करते हैं बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स को, ठीक है, और कीप रखेंगे नैरो रेंजेस के अंदर, ठीक है, नैरो रेंजेस के अंदर। अब इसके लिए इनको जो है वो एनाटॉमिकली अडेप्टेशंस करनी पड़े, या इनको बिहेवियरल अडेप्टेशंस करनी पड़े, या फिजियोलॉजिकल जो है वो अडेप्टेशंस करनी पड़े, वो ये करते हैं और अपनी बॉडी के फ्लूइड्स को मेंटेन करके रखते हैं। बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, साल्ट एंड एज वेल एज वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, हम आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ज्यादातर इसकी एग्जाम्पल्स के अंदर क्या आते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। और भी ऑर्गेनिज्म है, बट मैं मैमल्स को यहाँ पर जरा उसको समझाने के लिए, या फिर आपके पास हमारे पास फिश की एग्जांपल्स आ जाती हैं, वो समझाने के लिए इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं, हायर एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, दे आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, उसके बाद आपके पास जो है वो फिश आ जाती है, मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है बेटा। हमारे पास आता है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की अगर बात की जाए तो उसमें फिश आएगी, और इसी तरह से ऑस्मो रेगुलेशन मैरीन वाटर की बात की जाए तो उसमें भी क्या आ जाएगी, फिश आ जाएगी। बेटा फ्रेश वाटर किसको बोलते हैं, ऐसा पानी जो या तो ग्लेशियर से आ रहा है, ठीक है, जो आपके पास दरियाओं का पानी है, नहरों का पानी है, ये क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर। आप इसको अगर पिए भी ना तो आपको इतना ये खारा नहीं लगेगा, खट्टा नहीं लगेगा, बिकॉज फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। उसके बरक्स जो आपके पास मैरीन वाटर होता है, इसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहे जहां पर साल्ट कम और दूसरा वाटर आपके पास क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर अगर हम मिकदार लेते हैं तो उसके अंदर साल्ट कम और वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, तो यहां पर ये चीज क्या कहलाएगी, फ्रेश वाटर कहलाएगा। अब आपको फ्रेश वाटर की समझ आ गई होगी। तो फिर इन ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रॉब्लम क्या है, यही प्रॉब्लम है कि जिस इन्वायरमेंट में ये रह रहे हैं, इस इन्वायरमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली साल्ट क्या है, कम, और वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, ये वाला इन्वायरमेंट है, ये फिश जिस इन्वायरमेंट के अंदर है, इस इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब है कम, टॉनिक मीन जो है वो इसके अंदर सोल्यूट, यानी कि वाटर के अंदर सोल्यूट यानी कि साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। अच्छा, अब इसके बरक्स इस फिश को अगर देखा जाए तो इसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है प्यारे बच्चों, वो क्या है, हाइपरटोनिक, क्योंकि इसने इधर से भी उधर से भी साल्ट को एक्टिवली अपनी बॉडी के अंदर रखा हुआ है।
जो ऑस्मोसिस होती है या डिफ्यूजन होती है उसका क्या प्रोसेस होता है कि कोई भी चीज अपनी हायर कंसंट्रेशन से किधर जाती है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर वाटर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, यानी कि वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये आपके पास क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस। सिंपल जो है वो उसकी डेफिनेशन है। डिफ्यूजन क्या कहलाती है कि क्या कोई भी चीज अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए। अब आपने बात ये ध्यान से सुननी है, बाहर साल्ट क्या है, कम है, पानी के अंदर साल्ट क्या है प्यारे बच्चों, कम है। ये जो मैं रेड रेड डॉट लगाए हुए हैं ये फॉर एग्जांपल साल्ट है, तो यहां पर बाहर साल्ट क्या है आपके पास, कम, साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। वाटर के लिए हम ब्लू डॉट ले लेते हैं, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। उसके बरक्स अगर आप फिश के अंदर देखते हैं तो यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन आपको क्या देखने को मिल रही है, कम देखने को मिल रही है। अब क्या होगा, वाटर कहां से कहां जाएगा बेटा, वाटर बाहर से, वाटर बाहर से, यानी कि बाहर से फिश की बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंदर क्या है बेटा, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, अंदर सोल्यूट ज्यादा है, ठीक है बेटा। तो इस वजह से वाटर बाहर से अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और इसी तरह से, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के जरिए इसके बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से जो साल्ट है रेड वाले, वो बाहर आना की कोशिश करेंगे, साल्ट जो है वो बॉडी से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अब यही इसके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि रिटेन साल्ट, साल्ट को ये क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। याद रखिएगा साल्ट को रिटेन करना है, साल्ट को बॉडी से बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि अगर साल्ट बॉडी से बाहर चले गए तो क्या हो सकती है, इनकी डेथ हो सकती है। और रिमूव करना है प्यारे बच्चों किसको, वाटर को, बॉडी से वाटर को निकालना है। साल्ट को क्या करना है, रिटेन करना है। तो फिर इसके लिए इन्होंने कुछ एडेप्टेशंस कर रखी हैं, कुछ ऐसे मामलात कर रखे हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी का साल्ट का कंसंट्रेशन मेंटेन रखते हैं और वाटर को ये क्या करते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं। और जितना इनको वाटर चाहिए उतना ही अपनी बॉडी के अंदर रखेंगे, बाकी को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वाटर की जरूरत ही नहीं है, तो जितना वाटर चाहिए उतना रखेंगे, बाकी को ये क्या कर देंगे, एक्सपेल आउट कर देंगे। तो यहां पर एडेप्टेशंस क्या है, एडेप्टेशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीएसपी रावलपिंडी याद करना पड़ेगा, डीएसपी रावलपिंडी, डीएसपी रावलपिंडी 4 दफा बोलिएगा तो याद हो जाएगा। उससे हमारे पास डी फॉर क्या है, डाइल्यूट यूरिन, ये अपनी यूरिन डाइल्यूट बनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है बॉडी से बाहर निकले। साल्ट कम से कम हो, वाटर ज्यादा, साल्ट क्या होंगे कम, तो यूरिन के जरिए, छोटे पेशाब यूं कर ले, छोटे पेशाब के जरिए पानी को ये क्या कर देते हैं, ज्यादा निकाल देते हैं, ठीक है बेटा। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ, आपकी एग्जांपल दे दूँ। आप 5-6 गिलास पानी के पी जाओ और अपनी यूरिन का रंग देखो, पीले के बजाय क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा वाटर पिया हुआ था। तो जो बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या कर जाता है, निकल जाता है, साल्ट को रिटेन कर लिया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरे नंबर पर आपके पास आता है जनाब एस। एस पर क्या है जनाब, साल्ट इनटू द बॉडी, साल्ट को क्या करेंगे, बॉडी के अंदर लेकर आएंगे, किस मैकेनिज्म के जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। अब ये एनर्जी लगाएंगे, एनर्जी लगा के साल्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर रखेंगे, साल्ट को लॉस नहीं होने देंगे। तो ये अपनी एनर्जी लगाएंगे साल्ट को क्या करने के लिए, बॉडी के अंदर रखने के लिए। इसी वजह से इनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्या रहता है, हाइपरटोनिक रहता है बाहर की निस्बत, क्योंकि इन्होंने तो साल्ट इकट्ठे किए हैं, इन्होंने तो अपनी जमा पूंजी किस फॉर्म में रखी हुई है, साल्ट के अंदर, क्योंकि साल्ट गए तो ये भी गए, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है जनाब पी। पी क्या है, प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग टू द बॉडी, पानी जो है उसको बॉडी के अंदर ज्यादा नहीं रहने देना, ना ही एंटर होने देना है, क्योंकि पानी आया तो साल्ट गए, ठीक है बेटा। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, आर फॉर रेयरली, रेयरली बॉडी के अंदर जो है ना वो ये वाटर को लेकर जाते हैं, यानी कि ये ड्रिंकिंग करते हैं, पानी जो है वो बहुत कम पीते हैं। समझ आ रही है बेटे। तो ये था आपके पास किसका, अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। अब इसके बरक्स दूसरे पे आए तो आपको चुटकी में समझ आ जाएगी। उसमें क्या है बेटा, एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट है हाइपरटोनिक, समंदर है ना, तो समंदर के अंदर बच्चों क्या होता है, बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम, और वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। अब क्या होना है,
फिश के अंदर से पानी बाहर आने की कोशिश करेगा और बाहर से साल्ट फिश की बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। यहां पर आपके पास प्रॉब्लम क्या है, वाटर कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी। पानी जो है, ये पानी इसके अंदर क्या है, H2O, ये बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि इन्होंने किसको रिटेन करके रखा हो, इसके बरक्स होगा, इन्होंने किसको रिटेन करके रखना है, वाटर को। और निकालना जान किससे छुड़ानी है, साल्ट से जान छुड़ानी, क्योंकि इनके इर्द गिर्द क्या है, साल्ट है, ठीक है। और पानी की यहाँ पर कमी है। वो अपना एक गाना भी है, उसमें मेरे ज़हन में वो अक्सर औकात आता है, वो कहता है कि मेरे नाम समंदर के पास से भी, मुझे ना ये इतना इनका शौक नहीं है, तो वो कहता है कि समंदर के पास भी जो इंसान हो ना, उसका मफहूम बता देता हूँ आपको। उसमें वो कहता है कि अगर आप समंदर के पास में हो तो आपकी प्यास नहीं बुझ सकती, कितना पानी है, ठीक है। हालांकि आप वो पानी पी नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। डन बेटा। तो यहां पर इनका क्या है कि वाटर कम्स आउट, फिश की बॉडी से पानी बाहर निकलेगा और साल्ट इन, साल्ट जो है वो क्या करेंगे, बाहर से, यहां पर लिखेंगे साल्ट, वो बाहर से अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा बेटा उसका उल्ट, क्या रिटेन करेंगे, ये वाले ऑर्गेनिज्म रिटेन करेंगे वाटर और एक्सपेल करेंगे किसको, एक्टिवली एक्सपेल आउट करेंगे किसको बेटा, साल्ट्स को एक्सपेल किया जाएगा। उसके बाद इसकी कुछ एडेप्टेशंस हैं। लो जी, ये था डीएसपी रावलपिंडी, यहां पर आपके पास है डीसी रावलपिंडी। लो जी, ये सारी बात आज जो है ना वो इन्हीं पे खत्म हो रही है। डीसी रावलपिंडी, यहां से आपने इसको याद कर लेना है। कैसे बेटा, डी फॉर यहां पर क्या है, ड्रिंक सी वाटर, ये सी वाटर पीते रहते हैं, ज्यादा पीते हैं। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि उसके अंदर तो क्या है, साल्ट है, तो ये साल्टी वाटर पिएंगे तो बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि ये उन साल्ट को एक्टिवली निकालेंगे, साल्ट को बाहर निकालेंगे एनर्जी लगा के। समझ आ रही है मेरा बेटा? वो साल्ट को रिटेन कर रहे थे, ये साल्ट को बाहर निकालेंगे, ठीक है। सो डी फॉर यहां पर आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, ड्रिंक सी वाटर, ठीक है। ड्रिंकिंग करते हैं बेटा किसकी, सी वाटर की। सी फॉर आपके पास क्या है, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएंगे, यूरिन को इतना गाढ़ा करेंगे कि मैक्सिमम उसके अंदर क्या हो, साल्ट हो, मैक्सिमम साल्ट जो है वो बाहर, साल्ट से जान छुड़वाई जाए, ठीक है। उसके बाद यहां पर सी फॉर, इनके गिल्स के पास होते हैं क्लोराइड सेल्स। ये क्लोराइड सेल्स के पास इतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, जो एटीपी बना के इन सेल्स को देते हैं, और ये सेल उस एटीपी को यूज करके धक्के मार के, चलो ठुड्डे मार के प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं, निकालते हैं ठुड्डे मार के किसको, साल्ट्स को एक्टिवली, ठीक है। पंप साल्ट्स आउट एक्टिवली, बॉडी के अंदर से ये साल्ट्स को एक्टिवली बाहर निकालते हैं। उसके बाद आर फॉर क्या है बेटा, रिमूव साल्ट थ्रू किडनी, ये साल्ट को किडनी की मदद से भी बाहर निकालते हैं। एंड बाय द हेल्प ऑफ रेक्टल ग्लैंड, रेक्टल ग्लैंड इनके रेक्टम यानी कि बड़ी आंत में जो है वो पाया जाता है, और रेक्टम से ये साल्ट को निकालते हैं, ब्लड से साल्ट को लेते हैं और रेक्टम में रेक्टल ग्लैंड के जरिए निकाल देते हैं, और वो रेक्टल ग्लैंड से फीसिस के साथ मिलकर समंदरी पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो ये था ऑल अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट, आप कह सकते हैं हैबिटेट लाइक फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर। यहाँ पर हमने लिखना तो था अपना इसका टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के हवाले से, लेकिन चूंकि स्पेस कम थी, मुझे ये सारा फिर अरेज करना पड़ता था, इसलिए फिर मैं इसको अगले लेक्चर पे जो है ना वो छोड़ रहा हूँ। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एज वेल एज नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि बॉडी फ्लूइड, साल्ट और वाटर की कंसेंट्रेशन पढ़ी थी एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर, पानी के अंदर, आबी जानदारों के अंदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ऐसे जानदार जो किधर रहते हैं प्यारे बच्चों, खुश्की पर रहते हैं। किधर रहते हैं? खुश्की पर। तो जब खुश्की की हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर क्या होगा, कम। तो यहां पर इनके लिए जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, वाटर लॉस, यानी कि इनकी बॉडी में वाटर लॉस होता है। किस किस जरिए से? सबसे पहले रेस्पिरेटरी सर्फेसिस, दूसरे नंबर पर स्किन, और तीसरे नंबर पर क्या होता है, वेस्ट की एक्सक्रीशन से। जैसा कि मैं आपको अपनी और आपकी एग्जांपल देता हूं, बाहर आजकल खुश्की है, हवा में नमी नहीं है, तो आप
सांस अंदर खींचते हैं और जब सांस बाहर निकालते हैं तो आपकी सांस के साथ प्यारे बच्चों क्या आते हैं, वाटर वेपर्स आते हैं। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी सर्फेसिस से हमारा वाटर लॉस हो रहा है, स्किन से हो रहा है, पसीना आ रहा है, ठीक है बेटा, एवेपोरेशन भी हो रही है, प्लस हमारा है वेस्ट एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट करते हैं हम वेस्ट मटेरियल को, जैसे यूरिन पास आउट करते हैं तो बॉडी से यूरिया निकल रहा है, यूरिया अपने साथ वाटर को भी लेकर आ रहा है। तो इस तरह से वाटर लॉस का सामना करना पड़ता है उन जानदारों को जो किधर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। तो अब आता है इनका सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो आपको समझ आ गई, सॉल्यूशन इसका क्या है प्यारे बच्चों, कि वाटर को रिटेन करना है, ठीक है, वाटर को मेंटेन करना है, सही है, या वाटर का इनटेक करना है। वाटर इनटेक को ये बढ़ा देते हैं, कैसे, ड्रिंकिंग से, या फिर ऐसी फूड खाएंगे जिसके अंदर से इनको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, या फिर ये क्या करेंगे, अपना मेटाबॉलिक वाटर जो है ना उसको यूटिलाइज करेंगे। अब मेटाबॉलिक वाटर से क्या मुराद है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर, उनको पानी बहुत कम मिल रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का जब एनाबॉलिज्म होता है, लाइक ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाती है, माल्टोज, तो माल्टोज के मिलने से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो ये होता है मेटाबॉलिक वाटर। तो इसको ये जो है ना वो यूटिलाइज कर लेते होते हैं अपनी लाइफ को क्या करने के लिए, रन करने के लिए। उसके बाद आपके पास आती है इनके अंदर एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस में आपने याद करना है, आप बिस्किट्स खाओ, ठीक है, ये पूरा टॉपिक आपको याद हो जाएगा। कैसे, ए फॉर यहां पर आते हैं एनाटॉमिकल चेंजेस, ठीक है, या एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस। बी फॉर फिजियोलॉजिकल, यानी कि ये बॉडी के स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंजेस लेकर आएंगे, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर चेंजेस लेकर आएंगे और अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेकर आएंगे। जैसा कि ये रात को निकला करेंगे, दिन में क्या होगी, धूप होगी, जो है वो गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो ये नहीं निकलेंगे। ये अपनी बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो वाटर लॉस को क्या करेंगे, कम कर देंगे, स्केल बना देंगे, काइटिन से एक्सोस्केलेटन बना लेंगे, डेड केराटिनाइज्ड जो है वो लेयर बना लेंगे, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ ये अपनी फिजियोलॉजिकली, जैसा कि मैंने आपको बोला, वाटर जो है मेटाबॉलिक वाटर, उसकी प्रोडक्शन, तो ये अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये वाटर को रिटेन कर सकते हैं। ये जो आपको हमने पढ़ाना है ना फर्दर आगे, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने अपनी फिजियोलॉजी के अंदर चेंज किया, अपने बॉडी के फंक्शंस के अंदर चेंज किया, तो ये डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं आपके पास क्या बच्चों, इम्परमिएबल लेयर ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा इम्परमिएबल लेयर्स बना दी हैं ताकि वाटर का लॉस क्या रहे, कम से कम रहे, ठीक है। ABP, I फॉर इम्परमिएबल लेयर ऑन द बॉडी। उसके बाद S फॉर स्केल ऑफ कैराटिन, कैराटिन के स्केल्स बना दिए जो वाटर बैरियर के तौर पे काम करते हैं, वाटर का लॉस होने से बचाते हैं। काइटिन का एक्सोस्केलेटन बना दिया, ठीक है, ये भी क्या करता है, वाटर लॉस से बचाता है। केराटिनाइज्ड डेड स्किल ह्यूमंस हमने बना ली, ठीक है, ताकि क्या हो, वाटर का लॉस कम से कम हो। सेबेशियस ग्लैंड, आप अभी भी यूं करेंगे ना तो यू विल फील ऑयली। सेबेशियस ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं बेटा, क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल। ये ऑयल थिन फिल्म बना लेता है। अब आपको पता है जहां ऑयल होगा वहां से वाटर का गुजरना जरा मुश्किल हो जाएगा, तो ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स ने थिन फिल्म बनाई है तो ये भी वाटर लॉस से क्या करती है, बचाती है। उसके बाद बेटा किडनी बनाए गए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये जो किडनी होता है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। आपने आई थिंक सो मैट्रिक में पढ़ा होगा लूप ऑफ हेनले के अंदर। तो बेटा मैक्सिमम वाटर को क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और किडनी क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल। हमारे केस में ये वेस्ट मटेरियल क्या होगा आपके पास, यूरिया। इसी वजह से जो हमारा वेस्ट मटेरियल, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। और एंड पे हमारे पास आता है एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस है टॉलरेंस अगेंस्ट डिहाइड्रेशन, कि डिहाइड्रेशन होने के बावजूद आप टॉलरेट करके रह रहे हैं, अपनी लाइफ को जो है वो बस गुजार रहे हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल साइड बॉक्स में दी गई है। जब इन ऑर्गेनिज्म को दोबारा वाटर की अवेलेबिलिटी होती है तो ये दोबारा से क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो ये था ऑल अबाउट टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के हवाले से। नेक्स्ट हमारा जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बेटा याद रखिएगा कौन सा ऑर्गेनिज्म बॉडी से क्या निकालेगा, किस चीज को एक्सक्रीट करेगा, ये डिपेंड करता है वो किस तरह के एनवायरनमेंट में
में रहता है, ठीक है। वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया है उनको बोलते हैं अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनियोटैली। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब में डिफरेंस आता है। ओके, अमोनिया, सवाल पैदा ये होता है आता कहां से है बेटा। याद रखिएगा, जब भी हम प्रोटीन्स खाते हैं तो प्रोटीन्स के अंदर, या ये ऑर्गेनिज्म प्रोटीन्स खाते हैं तो प्रोटीन्स के अंदर क्या है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड का फार्मूला क्या है, NH2CrHCOOH। मेटाबॉलिज्म के दौरान इसको निकाल दिया जाता है, किस फॉर्म के अंदर, NH2 के अंदर। इसको बोलते हैं डीएमिनेशन। इसके अंदर एक हाइड्रोजन और मिलता है तो ये क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। अब अमोनिया बड़ा टॉक्सिक मटेरियल है, अगर ये हमारी बॉडी में रहे तो हमें तो ये डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि इसको निकालने के लिए 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को, सपोज आप कहते हैं आपको कितना चाहिए, 500 ml वाटर चाहिए होता है 1 ग्राम NH3 को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो अब ऑब्वियस सी बात है, हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो ये हो नहीं सकता। ये फिर किन का होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा वाटर को क्या करते हैं, इनटेक, या आबी जानदारों का होगा, ठीक है बेटा। जैसे एम्फीबियंस हो गए, जैसे आपके पास सम फिश हो गई, ठीक है, वो क्या करेंगे, वाटर को ज्यादा इनटेक करेंगे ताकि वो अमोनिया को बॉडी से क्या कर सके, निकाल सकें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, अमोनियोटैली या अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका वेस्ट मटेरियल क्या होता है, अमोनिया होता है। और अमोनिया, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल है। उसके बाद हमारे पास आता है यूरिया। यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया, ओके। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूरिया जो है वो उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, इसको बोलते हैं यूरियोटैलिक organism, and the process is called, the phenomenon is called यूरियोटैली। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरिया होता है। और यूरिया के 1 ग्राम को बॉडी से बाहर निकालने के लिए सिर्फ 50 ml जो वाटर होता है वो क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। अब इसमें क्या किया जाता है, बनता हमारी बॉडी में भी क्या है, अमोनिया है। लाइक हमारी बॉडी में अमोनिया बन गया तो बेटा लिवर सेल, याद रखिएगा, लिवर सेल इसको लेस टॉक्सिक यानी कि यूरिया के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर हम अपनी बॉडी से यूरिया को एक्सपेल आउट कर देते हैं, हम अपनी बॉडी से यूरिया को निकाल देते हैं। उसके बाद आता है आपके पास क्या, यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको एक्यूट शॉर्टेज हो जाती है वाटर की, पानी बहुत कम है, ठीक है। यहां पर पानी ज्यादा है, यहां पर मिला जुला सा रुझान है वाटर का, कभी मिल गया कभी ना मिला, तो इसी वजह से फिर बॉडी से जो है वो यूरिया को एक्सक्रीट किया जाता है, यूरिया से बाहर निकाला जाता है, बॉडी से यूरिया को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म इस अमोनिया से यूरिक एसिड बनाते हैं। अब यूरिक एसिड के लिए इनको अलॉट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, अलॉट ऑफ एनर्जी, लेकिन फिर भी ये करते हैं क्योंकि मेन काम क्या है कि वाटर को क्या करना है, कंजर्व करना है। वाटर बॉडी के लिए जरूरी है, एनर्जी तो बनाई जा सकती है फूड से कुछ भी करके, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूरिकोटैली, और ऑर्गेनिज्म का नाम है यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा बेटा वो क्या होगा, यूरिक एसिड होगा, C5H4N4O3 इसका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके अंदर याद रखिएगा 1 ml वाटर चाहिए होता है 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो सबसे लीस्ट टॉक्सिक जो होता है वो कौन सा होता है, आपके पास यूरिक एसिड होता है। और अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो आपने एक कॉमन टर्म लोगों से सुनी होगी कि मेरा तो यूरिक एसिड हाई हो गया था। बेटा यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है तो आंसर है यस। जो लोग गोश्त खोर होते हैं, ज्यादा गोश्त खाते हैं, मीट खा लिया, ज्यादा एग्स खा लिए, या कुछ ऐसे फूड्स खा लिए जिसके अंदर आपकी बॉडी में प्यूरिन्स जो है ना, यानी कि ये क्या होती है, नाइट्रोजन का जो कंटेंट है ना, नाइट्रोजन उसका कंटेंट, उसका इनटेक आप बॉडी में क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो आपके लिवर सेल क्या बनाएंगे, यूरिक एसिड बनाएंगे, यूरिक एसिड। नॉर्मली तो इस यूरिक एसिड को क्या कर दिया जाता है,
यूरिन के जरिए बॉडी से निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर आप ज्यादा इस तरह की फूड खा रहे हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट या प्रोटीन्स प्योरीन्स हैं, उनका लेवल ज्यादा है, डीएनए का हिस्सा होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होती है बेटा, अगर आप ये ज्यादा ले रहे हैं, इसका इंटेक ज्यादा है, तो फिर क्या होगा कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा और यूरिक एसिड की प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगी, इसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे और वही क्रिस्टल जो है वो जोड़ों के अंदर आके बैठ जाएंगे। और जब वो जोड़ों के अंदर बैठेंगे तो बंदे को हम बोलते हैं कि अब इसको क्या हो चुका है, गाउट हो चुका है, गैंठी आप जिसको बोलते हैं, आई थिंक सो। तो फिर उससे क्या होता है कि जोड़ों में दर्द वगैरह होती है। ये था ऑल अबाउट बेटा ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन से क्या मुराद है बेटा? जैसा कि ये दो वर्ड्स हैं बेसिकली, थर्मो का मतलब है टेम्परेचर और रेगुलेशन का मतलब है मेंटेन करना। तो इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं विद इन नैरो रेंजेस, बिल्कुल एक खास रेंज के अंदर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इससे कम या ज्यादा होगा, ठीक है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। अगर इससे कम या ज्यादा होता है तो उसके बाद फिर बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। बाहर टेम्परेचर चाहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर टेम्परेचर चाहे 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, याद रखिएगा हमारी बॉडी जो है वो कितना रखेगी, 37 से 38। तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज डिस्पाइट कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। ये प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिजम्स टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं? थर्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये थर्मो रेगुलेशन क्यों जरूरी है? थर्मो रेगुलेशन जरूरी है बेटा, दो मेन चीजें हैं। नंबर 1 हमारे पास है एंजाइम्स और नंबर 2 आपके पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। आप जैसा कि फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ कर आए हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीनिक इन नेचर एंड एवरी एंजाइम वर्क ऑन इट्स स्पेसिफिक जो है वो टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। याद रखिएगा, जब आपकी बॉडी में टेम्परेचर कम रहेगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी वो कम होगी, कोलेजन कम होगी और उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वो आपने एक ग्राफ पढ़ा था बेल शेप कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के बाद क्या होता है कि रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो 2 टाइम क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? ज्यादा हो जाती है। थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, कोलेजन कम हो रही है, तो उसकी वजह से एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन भी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। और अगर ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो डेथ भी हो सकती है। उसके बाद आता है कि अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, तो एंजाइम के डीनेचर होने के भी चांसेस ज्यादा, उसकी एक्टिविटी फिर से क्या हो जाती है? ड्रॉप हो जाती है। अगर डीनेचर हो जाए तो फिर तो कहानी खत्म, फिर एंजाइम ही नहीं रहेगा। जब एंजाइम ही नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं चल पाएंगे, तो फिर जब रिएक्शन नहीं चलेंगे तो बंदा भी जो है वो नहीं रहेगा, अगर मैं ह्यूमन की बात बताऊं तो आपको। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी जो है, अगर टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी जो उसकी होती है, हम पढ़ते हैं ना कि सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, कुछ चीजों को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती, तो इसकी परमिएबिलिटी पर फर्क पड़ता है, ठीक है। ये जो परमिएबल लेस परमिएबल हो जाती है। और इसी तरह से बेटा अगर क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रह पाता, वो ब्रिटल हो जाता है, ठीक है, वो हार्ड हो जाता है, उसके अंदर क्रिस्टल बनने के चांसेस होते हैं। और जब क्रिस्टल्स बनते हैं, परफोरेशन होती है, सेल मेम्ब्रेन रप्चर करती है, सेल की डेथ। और इसी तरह से अगर सेल्स की डेथ होगी तो टिश्यू की डेथ मीन ऑर्गन की, और फिर उसी तरह से उस ऑर्गेनिज्म की डेथ। तो इस वजह से टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रखिएगा, जो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर रेगुलेटर्स हैं, ठीक है बेटा, यानी कि मैं आपको बता रहा हूं एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म और आपके पास होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जरा सा भी, जैसे हल्का सा इसके अंदर को चेंज आएगा तो जान के लाले पड़ जाते हैं, तो जान बचाने की जो है वो फिक्र पड़ जाती है। तो इसी वजह से हमने पढ़ा कि थर्मोरेगुलेटर्स के अंदर मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस करते हैं। अब आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द हीट सोर्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कहां से हीट ले रहे हैं।
अब यहां पर आपके जहन में क्वेश्चंस आएंगे, कौन से वाले? जब मैं आपको एक्टोथर्म के बारे में बताऊंगा और एंडोथर्म के बारे में बताऊंगा, आपको समझ लग जाएगी। और एक्टोथर्म यहां पर बेटा क्या है? यहां पर एक्टो मीन आउटसाइड, बाहर से, थर्म मीन टेम्परेचर। ये क्या करते हैं? बाहर से टेम्परेचर को लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास आती हैं फिश आ जाती है, एम्फीबियंस आ जाते हैं, डड्डू वगैरह एंड एज वेल एज आपके पास रेप्टाइल्स आ जाते हैं, लिजर्ड वगैरह, ठीक है। चलें, अब यहां पर मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं कि फिश हो गई, या आपके पास एम्फीबियंस हो गए, या रेप्टाइल्स हो गए। रेप्टाइल्स को आप अपने जहन में लेकर आए। सर्दियों में आपको छिपकलियां नजर नहीं आएंगी, आपको गर्मियों में नजर आएंगी। क्यों? बेसिकली ये अपनी बॉडी के अंदर एनफ हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो मेटाबॉलिक हीट इनकी जो होती है बहुत कम होती है। एक्टोथर्म की मेटाबॉलिक हीट जो है, हीट प्रोडक्शन क्या होती है? बहुत कम होती है, ठीक है। फिर इनको क्या करना पड़ता है? बाहर से हीट लेनी पड़ती है अपनी लाइफ की एक्टिविटीज को करने के लिए, ठीक है। जब अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर ये कोशिश करते हैं क्या करने की? सन बाथिंग करने की। ये क्या करेंगे? सूरज के सामने डायरेक्ट एक्सपोजर लेंगे, किसी गर्म रॉक के ऊपर बैठने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। उससे ये होगा कि इनकी बॉडी में हीट जो है वो जज्ब होगी बाहर से। इसी तरह से जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो फिर ये क्या करते हैं? बिहेवियरल चेंजेस लेकर आते हैं। कैसे? बहुत ज्यादा गर्मी में फिर ये ठंडे इलाकों में जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उन जगहों पे ये फर्रोज बना लेते हैं, ठीक है, डीप जो है वो, और ऐसी जगहों पर रहते हैं जो शेडी हो, जहां पर क्या हो, टेम्परेचर कदरे बाहर की निस्बत क्या हो, जरा सा कम हो। तो एक्सट्रीम गर्मी में भी आपको जो है वो लिजर्ड्स नहीं देखने को मिलेंगी। बहुत गर्मी में वो धूप में नहीं निकलती, आपको पता है, बहुत गर्मी में, ठीक है। और बहुत ज्यादा सर्दी में भी नहीं देखने को मिलेंगी। इसी वजह से जो लिजर्ड्स वगैरह होती हैं वो किधर मिलती हैं? रात को मिलती है। जो आपके पास फिश होती है वो भी क्या होती है? एक्टोथर्म, बाहर से हीट लेती है, ठीक है बेटा। एम्फीबियंस भी क्या है? बाहर से हीट ले रहे हैं, इसी वजह से हम इनको क्या बोल रहे हैं? एक्टोथर्म ले रहे हैं। तो इनकी बॉडी की जो प्रोडक्शन है हीट की वो उतनी इनफ नहीं है। उसके बाद आपके पास आता है एंडोथर्म। एंडो का मतलब है प्यारे बच्चों क्या? इनसाइड, ठीक है। थर्म मीन टेम्परेचर। अब इनको जनाब बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसकी जो है वो सिंथेसिस करनी पड़ेगी, यानी कि मेटाबॉलिक हीट आप कह सकते हैं। अब इनको ज्यादा खुराक खानी पड़ेगी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं अपनी। हम क्या है? बेसिकली एंडोथर्म है। एंडोथर्म में दो तरह के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। एक तरफ आपके पास आ जाते हैं बर्ड्स आ जाते हैं, और प्लस आपके पास क्या आ जाते हैं? मैमल्स आ जाते हैं। आप सर्दियों में किसी भी परिंदे को पकड़ के देख लेना, वो गर्म होगा, ठीक है। इसी तरह से आप अपनी बॉडी पे हाथ लगा के देख लेना, सर्दियों में गर्म होगी और गर्मियों में क्या रहती है? ठंडी रहती है। अब इन्होंने क्या करना है? बॉडी के टेम्परेचर को, ये जो आपकी इसमें जो है वो हीट की जनरेशन है, वो कहां से लेनी है? अपने मेटाबॉलिज्म। उसके लिए फिर इनको क्या करना पड़ता है? खाना पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा, जब कभी टेम्परेचर क्या है? बाहर डाउन है, बाहर टेम्परेचर क्या है? डाउन। सपोज बाहर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर अब इन्होंने क्या करना है? बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देना है। कैसे? ये थर्मोजेनेसिस करेंगे। टेम्परेचर की जो है वो फॉर्मेशन इनकी बॉडी में होगी, टेम्परेचर सिंथेसिस आप कह सकते हैं। यानी कि टेम्परेचर को ये क्या कर रहे हैं? अंदर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या करके? काम करके, मेटाबॉलिज्म को तेज करके, या फिर फिजिकल एक्टिविटी करके, ठीक है। थर्मोजेनेसिस, थर्मो मीन टेम्परेचर, जेनेसिस मीन सिंथेसिस, ठीक है बेटा, फॉर्मेशन। तो कैसे बेटा ये टेम्परेचर को कैसे बनाएंगे? बेसिकली ये तो एनर्जी होती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जो खाना खाया होता है ना, उसी की क्या होनी है? ब्रेक डाउन होनी है, या मस्कुलर वर्क करना है। तो यहां पर आपके पास थर्मोजेनेसिस होगी शिवर। शिवर से मुराद है कांपना शुरू हो जाएंगे। जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो हमारे मसल्स कांपना शुरू होते हैं। तो कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से प्यारे बच्चों क्या होता है? थर्मोजेनेसिस होती है, हीट की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद आपके पास आती है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, बॉडी के अंदर हार्मोन जैसे कि थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा होगा, वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ज्यादा करता है। यही वजह है कि हमें सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है। ऑयली चीजें खाए जाओ, नट्स खाए जाओ, कुछ भी खाए जाओ, वो सारे हीट की प्रोडक्शन में लग जाते होते हैं, ठीक है। गर्मियों में हमें प्यास ज्यादा लगती है, ठीक है। तो सर्दियों के लिए ये अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? इन्होंने फीदर्स बनाए, जैसा कि बर्ड्स ने। हमारे ऊपर हेयर हैं, हेयर जैसा कि आपके सामने है मेरा बेटा, जो हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं, ये क्या करते हैं? ये भी इंसुलेशन का काम करते हैं। और फिर फैट बनाई गई है। क्या बनाई गई है? फैट। फैट क्या करती है? ये भी इंसुलेशन करती है। और एक खास किस्म की बेटा फैट होती है, उसमें आपके पास है ब्राउन फैट। क्या होती है बेटा? ब्राउन फैट, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ब्राउन फैट।
अब ये ब्राउन फैट है, इसकी ब्रेक डाउन होती है बड़ी जल्दी और इससे क्या बेटा प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी। और उस हीट एनर्जी को क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, क्या करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लिए। तो जो हीट की प्रोडक्शन है वो इनसाइड हो रही है, लेकिन बाज़-औक़ात बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से हमारी बॉडी भी जो है ना वो एक तरह से जवाब दे जाती है। तो फिर हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, धूप का। हमें सर्दियों में बाहर बैठना पड़ता है, हम सर्दियों में अंदर नहीं बैठते कमरों के अंदर। वजह क्या है कि हमें ठंड लगती है, तो फिर हमारे बिहेवियर्स के अंदर चेंजेस आते हैं, स्वेटर डाल लेते हैं वगैरह वगैरह। तो ये बेटा आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स। इनमें सोर्स बाहर का है, इनमें सोर्स क्या है, इनकी अपनी बॉडी का। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। क्या ऑर्गेनिज्म थर्मोरेगुलेटर्स होते हैं, क्या ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो थर्मोरेगुलेटर्स नहीं होते? तो आंसर है यस बेटा। जो आपके पास होते हैं पोकिलोथर्म्स, ठीक है, ये थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस नहीं करते, ठीक है। इनकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आपके पास कौन सी आ जाती हैं, वही फिश वाली आ जाती है। उसके बाद आपके पास एम्फीबियंस आ जाते हैं, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको थर्मोरेगुलेशन देखने को नहीं मिलेगी। फिर ये किसका सहारा लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, ये सन बाथिंग करेंगे, गर्मियों में छुप जाएंगे, हाइबरनेट कर जाएंगे, बहुत ज्यादा सर्दियों में भी छुप जाएंगे बेटा। और या फिर ये क्या करते हैं, धूप पे आने की कोशिश करते हैं कि बाहर से हीट को क्या किया जाए, अब्सॉर्ब किया जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले एक्टोथर्म में बताया, आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक्टोथर्म बाहर से हीट लेते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं यहां पर कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है ना वो जो भी बाहर से लिया जा रहा है उसको अब्सॉर्ब किया जाए। बेटा ये रेगुलेशन नहीं करते, थर्मोरेगुलेशन इनमें नहीं देखने को मिलती। इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, पोकिलोथर्म, और वी कैन से कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड। अच्छा, उसके बाद आपके पास आते हैं होमियोथर्म, ठीक है। होमियो का मतलब है सेम, पोकिलियो का मतलब है कि नॉट सेम, सेम नहीं होता, मतलब फ्लक्चुएशंस होती है उसके अंदर। होमियो का मतलब है सेम, थर्म मीन टेम्परेचर। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिए 37 फॉर द सेक ऑफ ह्यूमंस जो हैं वो क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है बेटा। और ये थर्मो रेगुलेटर्स होते हैं, क्या होते हैं, थर्मो रेगुलेटर्स होते हैं। उसके लिए फिर इनको जो जो भी अडेप्टेशंस करनी पड़ती है ये करते हैं, और बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन। तो अब यहां पर इन दोनों में डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन का आ सकता है, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन का, तो इनकी आपने जस्ट डेफिनेशन करनी। अब आता है कि थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। मैंने आपको बोला कि ह्यूमंस क्या होते हैं, थर्मो रेगुलेटर्स होते हैं। वही बात बेटा, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं विद इन नैरो रेंजेस। अब इसके लिए इनके अंदर जो है वो चेंजेस आते हैं मेरा बेटा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जब इन्वायरमेंट में थोड़ी सी तब्दीली आती है, टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है, तो मेरा बेटा इनमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं वो आपने देखनी है। और ये नैरो रेंजेस कितनी होती है ह्यूमन के केस में, 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा इसको क्या करना है, मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है, इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म चलता है जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। ये आपके पास क्या है, स्किन। स्किन के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं मेरा बेटा, स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। स्किन जो है ये रिसेप्टर इस इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करते हैं कि बाहर टेम्परेचर कम है या बाहर क्या है, ज्यादा। ये रिसेप्टर्स आगे मेरा बेटा हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर मैसेज किसको भेजते हैं, हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस में भी ऑलरेडी क्या है, रिसेप्टर्स हैं, ठीक है बेटा। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये बॉडी का सेट पॉइंट करता है। सेट पॉइंट हमारा क्या है बेटा, मैंने आपको बताया हुआ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके अकॉर्डिंगली इसने क्या करवाना है, रिस्पॉन्स शो करवाना है। क्या करवाना है, रिस्पॉन्स। अगर गर्मी है तो क्या रिस्पॉन्स होगा, अगर सर्दी है तो क्या रिस्पॉन्स होगा मेरा बेटा, वो हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में क्या क्या करवा के जो है वो हाइपरथर्मिया। अगर मिसाल के तौर पर बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर गर्मी है, हाइपरथर्मिया से मुराद है कि बेटा 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब क्या होगा, बॉडी में भी ऑब्वियस सी बात है इसका इंपैक्ट तो होगा। बाहर से बॉडी जो है वो हीट बॉडी की तरफ आएगी तो वो गर्मी होगी, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, इसमें VSD आपने याद रखना है, वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन, इससे क्या मुराद है, जो ब्लड वेसल्स होती है ना स्किन के साथ साथ जो होती हैं अपर इस पोर्शन पर, इनके अंदर डायलेशन हो जाती है, डायलेट कर जाती है, खुल जाती है। जब ये खुलती हैं बेटा तो क्या होता है कि हीट जो है यहां से लॉस होती है। हीट यहां से क्या होती है, लॉस। स्किन से हीट को लॉस किया जाता है। तो वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होता है कि हीट लॉस होती है, कहां से, राइट फ्रॉम द स्किन। उसके बाद आपके पास होता है दूसरा, स्वेटिंग, जो कि अभी मुझे भी है।
स्वेटिंग, टेम्परेचर, वो आज लाइट का इशू है ना, इस वजह से बेटा एसी भी नहीं चल रहा। तो क्या है, स्वेटिंग होती है इंसान को। स्वेटिंग की वजह से क्या होता है बेटा, स्वेट ग्लैंड एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस ही करवा रहा है, स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट किया जाएगा, वो स्वेटिंग करेंगे। स्वेटिंग की वजह से मेरा बेटा क्या होगी, एवेपोरेशन होगी, एवेपोरेशन। अब जब एवेपोरेशन होती है तो एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग काज होती है। जब वाटर के मॉलिक्यूल आपके सरफेस से क्या होंगे, उड़ेंगे बेटा, तो फिर क्या होगा, यहां पर आपकी बॉडी के अंदर, याद रखिएगा, टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा। और क्यों, क्योंकि एवेपोरेशन काजेस कूलिंग। एवेपोरेशन क्या करती है, कूलिंग का इंपैक्ट रखती होती है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आता है, हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर जो है वो आपके पास क्या है, ज्यादा है। तो क्या हो गया, वेजो डायलेशन होगी, हीट लॉस हुआ, कहां से, स्किन से, स्वेटिंग होगी, एवेपोरेशन, एवेपोरेटिव कूलिंग हुई मेरा बेटा, जिससे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और एंड में आता है हमारे पास थायरॉक्सिन, टी फॉर थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड बनाते हैं, इसका लेवल कम कर दिया जाता है। जब इसका लेवल कम होता है तो मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म कम होगा तो बॉडी में रिएक्शन भी जरा स्लो हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो डाइजेशन का प्रोसेस है मेरा बेटा वो हो गया, या दूसरे बॉडी में प्रोसेसेस चल रहे हैं वो स्लो हो जाते हैं, तो बॉडी में टेम्परेचर की जो जनरेशन है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से आप बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, किधर बेटा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। चलें जी, अब आता है हाइपोथर्मिया। हाइपो का मतलब है कम। अगर टेम्परेचर बाहर कितना है, सपोज 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये देखें यूपीएस भी बोलना स्टार्ट हो गया, मैं इसको सम अप करता हूं जल्दी जल्दी। 0 से कितना है बेटा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब क्या होना है, बॉडी ने टेम्परेचर को रेज करना है, मेंटेन करना, और उसको रेज करने के लिए क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या मुराद है, स्किन की तरफ जितने भी वेसल्स होंगे ना, ब्लड वेसल्स, इनको क्या कर लिया जाएगा, सुकेड़ लिया जाएगा, स्क्वीज कर लिया जाएगा। जिससे क्या होगा बेटा, याद रखिएगा, जिससे क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो है वो किधर रहेगा, स्किन की तरफ कम रहेगा, ब्लड आपका पेट वाली जगह पर रहेगा। इसका मतलब है कि हीट को क्या किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है। इधर हीट को लॉस करना है, यहां पर वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होनी है बेटा, हीट कंजर्व होगी, बॉडी के अंदर ही हीट रहेगी। एस फॉर क्या होगा बेटा, यहां पर आपके पास एस फॉर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। चलें जी फॉर देख लेते हैं। आपके पास जी फॉर क्या होते हैं कि बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं जब ठंड लगती है। इरेक्ट होके इसको हम क्या बोलते हैं, गूज बम्प्स। गूज बम्प्स का नाम देंगे, ठीक है। गूज बम्प्स से मतलब रोंगटे खड़े हो जाना। तो जो वार्म एयर होती है बेटा, जो वार्म एयर होती है वो क्या करती है, इसके अंदर फंस जाती है, ठीक है बेटा, उसके ऊपर से ठंडी जो है वो गुजरती रहती है। एस फॉर क्या होती है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, वही जो मैं आपको बता चुका हूं कि बॉडी के अंदर क्या होगी, थर्मोजेनेसिस, बॉडी शिवर करेगी, कांपेगी, कांपने से मसल्स कंटिन्यूसली वर्क करेंगे, उससे बेटा क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दिया जाएगा, थायरॉक्सिन का लेवल जो है वो बढ़ेगा। थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हीट की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। तो एंड पे मैंने थोड़ी स्पीड मारी क्योंकि मुझे कोई पता नहीं है किस टाइम ये बड़ी लाइटें बंद हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।